चलिए दोस्तों नमस्कार। आज फिर अपनी क्लास बढ़ाते हुए अगले दिन आप लोग देखे थे मूल स्वरों के बारे में चर्चा हुई थी और मूल स्वरों के क्या क्या नाम हैं, कहाँ कहाँ पुकारे जाते हैं, परीक्षाओं में किस प्रकार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज जो है सवर्णी उन्हीं के समान जो वर्ण हैं उनके जो दीर्घ हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। हम लोग कुछ ज्ञान लेंगे दोस्तों। तो चलें बात करते हैं। इस ई की बात कर ले, आ की बात करेंगे, बड़ी ई की बात करेंगे, ऊ की बात करेंगे और री की बात करेंगे। ये बड़े हैं सब। यह बात करें तो अ का बड़ा है, यह बड़ी ई का, यह छोटी ई का, यह ऊ का बड़ा है और यह री का बड़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग अच्छी तरह जानते हैं यह ऊ का बड़ा है। तो यह वर्ण आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको बताने की जरूरत नहीं है। और इन्हें और इन्हें इन चारों वर्णों को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इन चारों वर्णों को हम लोग दीर्घ वर्ण भी कहेंगे और संधि स्वर भी कहेंगे। संधि स्वर वर्ण भी कहेंगे और दीर्घ वर्ण भी कहेंगे। इतना आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पढ़े हैं यह बात। चलिए और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या नाम हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समय का सदुपयोग करते हैं दोस्तों। इन्हें हम लोग स्वर कहते हैं, पहली बात तो आप लोग जानते हैं। नंबर 2, इन्हें भी अच कहेंगे क्योंकि अयोण, रिलिक, एओण, एओच, अ से च तक के वर्णों को अच कहते हैं। नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो इन्हें दीर्घ वर्ण कहेंगे। नंबर 4 की बात कर लें तो इन्हें गुरु वर्ण भी कहते हैं, छंद में देखे होंगे आप लोग। नंबर 5 की बात कर लेते हैं, इसे ध्रु मात्रिक वर्ण भी कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह इससे वाकिफ हैं। इसका अगर समय की बात करें कि कितना समय लगता है तो 2 नाड़ी के बराबर समय लगता है। 2 नाड़ी जब टपकती है टप टप उतना समय लगता है। 2 नाड़ी के बराबर समय लगता है इनको बोलने पर, उच्चारण करने पर। नंबर 7 की बात कर रहे हैं कि किस पंछी की आवाज के बराबर इनका समय लगता है तो कौवा पंछी जो होता है काव करता है, काव, तो वहां पर कौवा पंछी की आवाज के बराबर दीर्घ को बोला जाता है, ऐसा लिखा है। तो दोस्तों और बात कर लेते हैं, इनको बड़ा भी कहते हैं। बड़ा, गुरु, दीर्घ, बड़ा भी कहते हैं। इन लोगों का, इनका जो है, कोई पूछे कि ह्रस्व होता है कि नहीं तो लिखना होता है, इसका ह्रस्व होता है। कोई अगर पूछे कि वर्णों का फ्लूत होता है कि नहीं, फ्लूत तो होता है, फ्लूत भी होता है इनका। अगर कोई कह दे कि इनके कितने भेद हैं तो वही बात लिखेंगे फिर कि इनके जो है 18 भेद हैं। यह तो दीर्घ खुदा है, दीर्घ 6 हैं, 6 फ्लूत हो जाएंगे, 6 जो है हस हो जाएंगे, 6 18 हो जाएंगे, 18 भेद हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे हमारी बात। और अभ्यांतर प्रयत्न जो लोग संस्कृत पढ़े हैं वो लोग जानते हैं संस्कृत और हिंदी मिलाकर वर्णों की बात कर रहे हैं दोस्तों, इतना दिमाग में रहे। इससे पहले हमने मूल वर्णों को बताए थे कि 5 होते हैं, लेकिन हिंदी वाले 4 ही समझेंगे क्योंकि लिरी उनके अंतर्गत नहीं आए। नंबर 12 की बात कर लेते हैं कि 12 वाले में लिखेंगे कि यह विवृत वर्ण है। विवृत वर्ण है, अभ्यांतर प्रयत्न का एक भेद है। वाह्य प्रयत्न में देख लेते हैं, इन्हें उदांत
अनुदांत स्वरित के अंतर्गत रखा जाता है। अभ्यंतर वाक्य प्रयत्न में 11 भेद हैं, जो कि 3 भेद उदांत, अनुदांत, स्वरित इनके अंतर्गत रखा जाता है। और कुछ बात कर लेते हैं कि इन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष कुछ लोग नहीं जानते हैं तो घोष कह सकते हैं, घोष वर्ण, सघोष या घोष। अघोष सघोष होता है, तो एक भेद यह है, सघोष या घोष कह सकते हैं। 14 नंबर की बात। 15 नंबर की बात करें तो इन्हें अल्प प्राण वर्ण भी कहते हैं। दोस्तों अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे। आ, ई, उ, री यह 4 वर्ण दीर्घ हैं। दीर्घ या इन्हें आप लोग संधि स्वर भी कह सकते हैं। इन टोटल को, इन सभी को हम लोग स्वर कह सकते हैं, आची भी कह सकते हैं, दीर्घ वर्ण भी कह सकते हैं, गुरु वर्ण भी कह सकते हैं, द्विमात्रिक वर्ण भी कह सकते हैं, 2 नाड़ी वाला कह सकते हैं। कौवा पंछी की आवाज के बराबर इसकी आवाज निकलती है, इसको बड़ा वर्ण भी कहते हैं। ह्रस्व, इन वर्णों का ह्रस्व होता है यानी छोटा होता है, इनका फ्लूत भी होता है। इनके 18 भेद हैं। इन्हें विवृत वर्ण भी कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न में। और इन्हीं वर्णों को हम लोग उदांत, अनुदांत, स्वरित भी कहते हैं। और इन्हें सघोष या घोष वर्ण भी कहते हैं। इन्हें अल्प प्राण वर्ण भी कहते हैं। जो डीप में पढ़ना चाहते हैं, इन सभी को जो है आप कापी पेन लेकर कापी और इसे उतार लेना और सभी को लिख लेना, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो कुछ न कुछ आपको मेल बहुत मिलेंगे। कि जैसे कि 2 नाड़ी वाले यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन उदांत, अनुदांत, तो स्वरित को, ह्रस्व को भी यही कहते थे हम लोग। ह्रस्व को यह कहते थे, अल्प प्राण भी, सघोष भी कहते थे। और इनके 18 भेद यह भी कहते थे, और स्वर भी, अच भी कहते थे मूल वर्णों को। यह वहां से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक एक वर्णों की जानकारी लेते हैं कि इनके अलावा इन वर्ण को और क्या कहेंगे, यह देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो परिश्रम अपने बल पे करेगा दोस्तों, उसका लक्ष्य जो मिलेगा वह बड़ा फलदायी होगा, इतना दिमाग में रहे। तो हम लोग आ वर्ण की बात पहले करेंगे। नंबर 1 में आ वर्ण को देखिएगा। आ वर्ण को आप लोग देखिएगा। आ वर्ण की पहले चर्चा करते हैं। इसे आकारांत वर्ण कहते हैं। आकांत में आना, जैसे रमा, श्यामा, पूजा, इन सब में आ लास्ट में आया, इसलिए यह आकारांत शब्द है। इनको पुकारने के लिए आकार भी कह सकते हैं। आकार की आ को प्रदर्शित करने वाला आकार। आ मतलब आम नहीं होता। आम पढ़ाने के लिए बच्चों को सुविधा प्रदान के लिए आ से आम बोल देते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं कि इन्हें और क्या कहेंगे। इन्हें स्त्री वर्ण भी कहते हैं, स्त्री वर्ण भी कहते हैं। और नंबर 4, इन्हें कंठ वर्ण भी कहते हैं, यानी कंठ से पुकारे जाते हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठ। तो दोस्तों, इतनी जानकारी आप लोग ले चुके हैं। इन्हें संधि वर्ण क्यों कहते हैं, अभी आप लोग देखे होंगे कि अ या आ के बाद जब अ या आ आए तो बराबर आ हो जाता है। जैसे विद्या, धन, अर्थी बराबर आधन, अ मिलकर आ बन गया, आ निकल आया। तो यहाँ पर विद्या, धन, अर्थी बराबर विद्यार्थी
विद्यार्थी होगा, विद्यार्थी होगा, क्योंकि यहाँ से आ निकल गया था तो विद्या बचा था, यहाँ रथी बचा था, तो यह मिलाएंगे फिर आ इसको देंगे तो यह अ तो गायब हो गया था, विद्यार्थी बन गया। इसलिए इसे हम लोग संधि वर्ण भी कहे थे। इससे पहले आप लोग देखे होंगे दीर्घ या संधि वर्ण कहे, स्त्री वर्ण भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले वर्ण के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर कुछ जानकारी मिल रही है तो दोस्तों एक दूसरे पे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और आपको बराबर वीडियो समय पे मिलती रहेगी। और बात करते हैं, अब आ जाइए अगले वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। ई के बारे में चर्चा करते हैं। ई के बारे में, ई को हम लोग इकारांत भी कहते हैं, जैसे नदी। नदी में ई है, अगर इनको तोड़ेंगे तो न धन अधन द धन, इधर लिख दे रहे हैं दोस्तों, न धन अधन द धन ई। तो क्यों इकारांत क्यों कहें कि लास्ट में यह ई आ रहा है, नदी में ई है बड़ी, इसलिए इकारांत कहते हैं। इसको पुकारने के लिए दोस्तों इकार कह सकते हैं, इकार शब्द, ई को करने वाला, ई को बताने वाला इकार कह सकते हैं। और ई से ईख नहीं होता, यह पढ़ाने के लिए काम आता है, केवल बताने के लिए, तुरंत समझाने के लिए काम आता है। इन्हें जो है स्त्री वर्ण कहते हैं, यानी स्त्रीलिंग में इन वर्णों का सर्वाधिक प्रयोग होता है, इसलिए स्त्रीलिंग वर्ण कहेंगे। इन्हें संधि वर्ण क्यों कहे थे? क्योंकि जब ई या बड़ी ई के बाद जो है ई या बड़ी ई धन ई के बाद ई आए तो वहां पर यह बड़ी ई हो जाती है। जैसे अगर बात करें नदीस की, तो नदी धन ईस पढ़ेंगे दोस्तों, तो फिर यही बन जाएगा ई के बाद बड़ी ई, तो नदीस रवीस अतीत। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि ई के बारे में दीर्घ संधि में इसका प्रयोग होता है, दीर्घ वर्ण है। अब दोस्तों अगली बात कर ले रहे हैं हम लोग, ऊ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऊ के बारे में, ऊ क्या है? ऊ से उल्लू नहीं, ऊ से ऊन नहीं होता। ऊ को प्रकट करने के लिए हम लोग उकार कह सकते हैं, उकार। उकार नंबर 2 उकारांत कह सकते हैं, जैसे बधू, बड़ा ऊ है बधू में, इसलिए बधू और बर वधू तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, यह उकारांत है, उकारांत, यह ऊ लिखा है, बड़ा ऊ है। इन्हें ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। उपूत पद्मानिया नाम ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। इन्हें जब कहे थे संधि वर्ण, तो ऊ धन ऊ या ऊ के बाद जब ऊ या ऊ आए तो वहां पर बड़ा ऊ होता है, इसलिए यह दीर्घ संधि में देखेंगे। जैसे कोई शब्द ले लीजिए, यहाँ पर ऊ के बाद ऊ आए तो बड़ा ऊ होता है, जैसे गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश, इस प्रकार कह सकते हैं।
बधुर्मी, बधुधन उर्मी बराबर बधुर्मी, बधुधन उर्मी बराबर लघुर्मी, लघुधन उर्मी बराबर लघुर्मी। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट चलते हैं और इनकी बात कर ले रहे हैं री की। री की बात करते हैं तो री को ऋकारांत भी कह सकते हैं, का प्रयोग कम होता है। इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कह सकते हैं। इन्हें मूर्धन्य वर्ण कह सकते हैं। यह हिंदी वाले इन्हें संस्कृत के वर्ण कहते हैं कि संस्कृत के वर्ण हैं। इनका संधि में जो प्रयोग होगा, जैसे पितृणम, तो पितृण देखे होंगे, पितृणम नहीं बल्कि पितृण। या और आप लोग मातृण देखे होंगे, माति धन ऋण बराबर मातृण, पितृ धन ऋण बराबर पितृण। म लगा देंगे तो यह पितृण, पितृधन ऋणम बराबर पितृणम हो जाएगा, मातृधन ऋणम बराबर मातृणम हो जाएगा। तो यह बड़ी का प्रयोग हो जाता है। पितृन आप लोग देखे होंगे, यह द्वितीया का बहुवचन पिता के रूप में चलता है। तो इस प्रकार के यह आप लोगों के यह चार जो वर्ण थे, चार वर्ण आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि यह दीर्घ वर्ण है पहली बात, और संधि वर्ण भी है, संधि भी करते हैं। चार अभी दीर्घ वर्ण आपको मिलेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। दोस्तों आप लोग सीरियल वाइज बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए